अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के शो में हमारे मेहमान हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब। और कोई तमहीद बांधे मैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो साथ में सर पहला सवाल, हुकूमत के 100 दिन हर तरफ चर्चे हो रहे हैं, हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, तो 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से अपोजिशन अपनी जगह पर बात कर रही है, लोग अपनी तरफ बात कर रहे हैं, बट ख़ुद आप वफाकी वज़रा के कुछ इंटरव्यूज़ भी हों, कहा जा रहा है कि इंटरव्यूज़ हुए हैं, 20-20 मिनट की पेशियाँ आपकी भी हुई हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने। तो पहले तो आप बताइए कि जो आपकी वजारत है सर, आप कोई अच्छे नंबर लेके पास हुए हैं या बस ग्रेस मार्क्स के जरिए पास हुए हैं? इस वजारत में कोई पास नहीं होता, इसमें बस ग्रेस मार्क वाले काम ही है। बस पीएम साहब जितनी देर तक चला लें। उसकी वजह यह है कि ये देखें, ये बड़ा एक मुश्किल सा थैंकलेस सा काम है। इसमें जब चीज़ें कोई सही हो जाएं तो वो मतलब ये होता है कि पता ही ना चले। सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि आप खाना हो जाते हैं। जब भी क्राइसिस आ जाता है तब टलियाँ खड़क जाती हैं। सो इस वजारत में कोई पास होने वाले काम कोई नहीं होते, लेकिन बस ठीक है, चल रहा है। लेकिन वो सुना कि आपको शायद रिप्लेस करने को जा रहे थे, किसी और कर साहब को देंगे लाया जा क्या रहा था, हुआ। और तो वो उसमें कुछ है सदाकत ऐसी कोई कुछ? देखिए, ना मैंने पीएम साहब से पूछा है, ना उन्होंने मुझे कहा है। फ्रैंकली हम जो यहाँ पे भी पहुँचे हैं पीएम साहब की वजह से पहुँचे हैं। रिप्लेस कर देंगे तो रिप्लेस कर देंगे। और जो मौसूफ ये कह रहे थे खुद, उनकी परफॉर्मेंस कैसे एवेल्युएट की गई? वो तो कह रहे थे कि वो टॉप पे होंगे, तो क्या उन्होंने टॉप किया है या उनके नंबर भी तो बस? नहीं, शेख साहब जो है वो ठीक ठाक अच्छे अपनी वजारत चला रहे हैं, इसमें क्या शक है। लेकिन एक सब जो सब वो डॉलर की हम बात करें, आपके 100 दिनों के अंदर 22 रुपये महंगा हुआ है, सर्कुलर डेट को 1300 अरब का हो गया है, IMF से मुज़ाकरात का पहला राउंड नाकाम हुआ है। इसके अलावा जो 6 अरब डॉलर का आप कह रहे थे कि एक रिलीफ पैकेज आ रहा है सऊदी अरब तरफ से, उसमें से भी सिर्फ 1 अरब डॉलर मिले हैं। उसके बावजूद भी वज़ीर ख़जाना साहब असद उमर साहब पास हो गए हैं। सर ये कैसे हुआ? सही नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो यह है कि किन हालात में हमें मुल्क मिला। फिस्कल डेफिसिट आपके सामने था, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। 12 अरब डॉलर आपको चाहिए फौरी तौर के ऊपर ताकि आप डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बच सकें। सो लिहाजा जब आपको वो, उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आप फौरी IMF में चले जाते और IMF की कड़ी शराइत जो है वो आप मान लें। उसके बजाय हमने कोशिश की कि जो दोस्त ममालिक हैं उनसे पहले बात करें, एक जो है वो हमें एक सांस लेने का मौका मिल जाए, फिर उसके ऊपर जो है वो अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, इमारत तामीर करेंगे। सो हमने वो कोशिश की, उसमें हम कामयाब हुए। सऊदी अरब से $1 बिलियन आ चुका है। जो उनका तेल का मामला है वो 1 महीने में यानी जनवरी एंड के ऊपर जो है वो शुरू हो जाएगा। और $2 बिलियन जो उनका मिलना है वो भी इस महीने के आखिर में जो है वो $1 बिलियन आ जाएगा। फिर अगले इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगा। सो ये हमें जो ट्रांच है वो मुकम्मल हो जाएगी सऊदी अरेबिया से। उसके बाद भी बाकी जो दोनों ममालिक हैं उनसे भी जो हमारी बातचीत हुई है, या जिस तरीके से UAE और चाइना से भी हमारी बात हुई है, तो इंशाल्लाह जो इमीडिएट रिलीफ है वो तो हमें मिल गए हैं। अब यहाँ से इंशाल्लाह आगे देखते हैं। चाइना से भी कुछ उम्मीद है मिलने की? कुछ वहाँ से वादे वईद हुए हैं कि नहीं हुए? वेल, चूँकि एक दोनों मुल्कों का एक बायलैटरल एक रिलेशनशिप है, उसमें जो बातें कुछ हुई हैं, कुछ बातें हैं जो हम मीडिया को के ऊपर सामने ला सकते हैं, कुछ हैं जो उस तरह से ओपनली नहीं आ सकती। लेकिन ये है कि चाइना से और UAE दोनों से इंशाल्लाह हमें जो है वो अच्छी उम्मीद है। सर आपकी वजारत की थोड़ी सी और बात भी कर लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात भी मौजूद हैं, साथ में दुरानी साहब को मीडिया स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर भी रखा हुआ है, फिर सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, उसके बाद यूसुफ मिर्ज़ा साहब को भी आप लेके आ गए। सर तो ये क्या इस मिनिस्ट्री को या मीडिया को और तगड़ा करने की कोशिश की जा रही है या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? माजी में तो हमने देखा है कि साबिक हुकूमत जो थी वो शायद कहीं वजारत ख़ारजा में या इंटरनल सिक्योरिटी होगी उस हवाले से तो एडवाइज़र रखा करती थी, बट इत्तलात के हवाले से इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम बनाना, सर मकासद क्या है इसकी? वो हम जरा सोच रहे हैं कि मंगल बुध जुमेरात जुमा हर एक दिन के लिए अलग-अलग तो अच्छा, तो ये इरादा है आपका कि हर एक दिन बांट दिया जाए लोगों में? बांट देंगे सब में। तो इसीलिए लोगों को लाया गया है, इसके अलावा कोई मकासद नहीं और तो समझ। तो दूसरा चौधरी साहब ये भी बात की जाती है कि शुरू दिन से आपका एक स्टैंस था कि दूध की रखवाली पे बिल्ले को नहीं बिठाया जा सकता। गोया कि पिछली हुकूमत का हमने एहतसाब करना है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही हम किसी उस शख्स को दे दें कि जिनका हमने हिसाब लेना है। आज 4 माह बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्लियामान में खड़े होकर प्लेट में रख के जनाब दे दिया कि ये लें जनाब, आप चाह रहे थे ये हम आपके हवाले करते हैं तो आप ले लें। सर ये फैसला करना तो 4 माह जो कौम के थे बड़े कीमती पार्लियामान के, वो ज़ाया क्यों किए गए? नहीं, मैं तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ देर पहले मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने तो अपनी रिजर्वेशन पहुंचाई हैं।
मेरे ख्याल में ये फ़ैसला जो स्पीकर साहब का और ये बस दबाव में फ़ैसला है ना आपके ऊपर। सर कैसा दबाव सर? दबाव ये है कि जी अपोजिशन हमें काम नहीं करने दे रही, ऐवान में रोज़ जो है वो चलने नहीं देगी, तो इसलिए जनाब आप इस तरह करें, जो वो कही जा रहे हैं वो माने जाए। आप देखें हमने माना, आप कह रहे हैं हुकूमत ब्लैकमेल हुई है सर? 100% ब्लैकमेल हुई है। और बताइए मुझे को तुक बनती है कि बड़े भाई के जो ऑर्डर्स हैं वो छोटा भाई करने बैठ जाएगा। अब मुझे आप बताइए, ये देखें अब तक हम कर क्या क्या कह चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है, आप जनाब इसकी कमेटी बनाएं। हमने 48 घंटे नहीं लगाए, हमने कमेटी बना दी। उसके बाद इन्होंने कहा जी नैब लॉ। अब तो खैर असम्बली जो है, मैंने आज भी ये कहा है कि असम्बली से ज़्यादा मुझे लग रहा है ये नैब का कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। जो वहाँ पे शुरू होता है घंटा तकरीरें नैब के ख़िलाफ़ अपने केसेस के ऊपर डिफेंस कर करके, तो वो ख़त्म हो जाता है। ना कोई किसी आम आदमी की बात होती है। लोग बेचारे यहाँ पे असम्बलियाँ इलेक्ट करते हैं कि कोई चार कोई हमारी भी बात करेगा, कोई गरीब लोग यहाँ पे जिन्होंने वोट दिए हैं कोई उनकी भी बात करेगा। मजाल है किसी की कोई बात हो जाए, मेरे ऊपर बड़ा जुल्म ही है, मेरे ऊपर केस बना दिया है, मेरा ये डिफेंस है। रोज़ाना यहाँ जो है वो आधी अपोजिशन के जो लोग हैं वो तो माशाल्लाह नैब एक्यूज्ड हैं, वो सारे अपना अपना केस डिफेंड करने आ जाते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, वो अपने अपने केस डिफेंड करते हैं, घर चले जाते हैं। मैंने आज जो है वो असम्बली मेंबर्स को भी कहा है कि जिस तरीके से आप चला रहे हैं इस तरह लोगों में आपकी इज्जत नहीं रहेगी। पहले ही असम्बली जो है वो उसके ऊपर पार्लियामान के ऊपर लोगों का एतमाद कम हो रहा है, लेकिन ये इसको आप ट्रीट कर रहे हैं एज ए बोर्ड ऑफ गवर्नर कि जनाब अपना नैब के ऊपर केसेस हैं, हम ऊपर बैठ जाएं और उसके ऊपर जो है वो तनकीद शुरू कर दें नैब के ऊपर। जिसने जाना है अदालत में जाए, अपना जाके केस प्लीट करे। वहाँ से शहबाज शरीफ साहब से शुरू होते हैं, फिर सारे लाइन में लगे हुए हैं, सारे जिनको डर है ना कि हमने भी कल जाना है वो भी शुरू हुए हैं। तो ये सारा इस तरह से तो कोई फ़ायदा नहीं। अभी हमने ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी शहबाज शरीफ साहब को बनाने का फैसला किया है, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल उसकी कोई तुक नहीं बनती थी। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को गलत मशवरा दिया गया? 100% गलत मशवरा दिया गया है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर हो गई और परवेज़ खट्टक साहब की तकरीर हो गई। उसके बाद 6 तकरीरें अपोजिशन से हो गई, उसके बाद वो वॉकआउट करके चले गए। तो मुझे आप बताएं कि फ़ायदा क्या हुआ? ऐवान तो फिर भी नहीं चलने दिया उन्होंने, और ऐवान तो वो फिर भी चलने नहीं देंगे। अच्छा, आपका ख्याल है कि ये मिलने के बावजूद भी उनका रवैया यही रहेगा? 100% रवैया ये। लेकिन चौधरी साहब, नैब के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उसमें कहीं ना कहीं जान तो नज़र आती है ना। अब वो कह रहे हैं कि अगर नैब सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है तो आशियाना स्कीम के अंदर भी जनवरी के अंदर तहकीकात शुरू हुई थी और मालम जब्बा के अंदर भी जनवरी के अंदर तहकीकात शुरू हुई 2018 में। एक में आपने एक शख्स को पकड़ लिया है, दूसरे मामले में आप आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो अगर करना है तो फिर सबको इकट्ठा किया जाए, नहीं करना तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए कि अपोजिशन को आप पकड़ रहे हैं और हुकूमती लोग बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तो हम पकड़े, जिसको पकड़ना है पकड़े। तो सर एक प्राइम मिनिस्टर चिट्ठी लिख देना, वैसे तो मुलाकातें करते हैं चेयरमैन नैब से, तो कह दें। एक बार नहीं 10 बार कहा है, मुलाकात में भी यही कहा था। जब मुलाकात हुई थी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा था, जनाब ना मैंने किसी केस में आपका सिफारशी हूँ, ना मैंने किसी केस के ऊपर आपके ऊपर कोई हुकूमत का दबाव समझिएगा। जो एक्यूज्ड है उसको आप ट्रीट करें एक्यूज्ड की तरह, जो अलबत्ता बेगुनाह है उसको आप जो है मेहरबानी करिएगा, खामखा जिस तरीके से चल रहे हैं वो ना करिएगा। प्राइम मिनिस्टर बड़ा क्लियर है। देखो पाकिस्तान में इमरान खान को जो लोग जानते हैं ना, और फ्रैंकली कोई अपना हलफ बंदा दे सकता है नहीं दे सकता है, इमरान खान का हलफ आप दे सकते हैं। CDA कोई पॉसिबल है कि वो उनका महकमा हो जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है और वो जाके उनकी रहायशगाह के ऊपर नोटिस लगा दे कि जी ये अपना प्राइम मिनिस्टर साहब अपना रेगुलर, जरूरत हो सकती है किसी की, ये किया उन्होंने। सो इमरान खान की हद तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ना ही रोका ना कुछ। लेकिन एक मसला है, जब आप इक्वेट करते हैं ना इन चीज़ों को, फैक्ट्स बड़े मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे जो मालम जब्बा का जो केस है फ्रेंकली वो तो मजाक है। वो तो इन्होंने ये किया हुआ है कि जी एक आदमी, खैर वो जो उसके फैक्ट्स हैं सारे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि वो कहते हैं क़यामत तक तहकीकात करें, कोई एक 50 एक 98 की करप्शन साबित हुई तो सियासत सर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे, नवाज शरीफ साहब भी 2 दिन पहले तक यही कहते थे। शहबाज शरीफ साहब का अगर आप पास्ट रिकॉर्ड आप देखें, जब उन्होंने कहा था कि अगर मेरा इंक्वायरी कर ले और अगर उसमें मॉडल टाउन में मेरा नाम आ गया तो मैं जनाब अपना नाम बदल दूंगा अगर मैंने सियासत छोड़ दी। बिजली 2 महीने में मैंने नहीं दी, मैंने अपना नाम बदल दीजिएगा। ऐसी बातें तो शहबाज शरीफ साहब ठक ठक कर देते हैं, उनको तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है बाद में किसने पूछना। लेकिन आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर को, तो बराह रास्त को 10 मिनिस्टर उनके अंडर आती हैं। वैसे वज़ीर मुमलिकत और मुशीरों के ज़रिए उनकी परफॉर्मेंस को भी सर देखा गया थोड़ा बहुत कि कैसी परफॉर्म करें वो 10 मिनिस्ट्रियाँ।
देखिए जो मिनिस्ट्री सबसे अच्छा, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके अंडर है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने अभी देखा ही है जिस तरीके से उन्होंने मामलात को हैंडल किया है, चाहे वो ये हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स भी वैसे मुशीर के जरिए उन्हीं की महतात रज़ाक दाऊद तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, वो अपना हिसाब किताब जो है वो खुद ही देंगे। और उसके बाद जो है वो ओवरसीज़ में जो है वो बहुत अच्छा, जुल्फ़ी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो। ये जो हमारा इस वक्त एक पहला 3-4 महीने का था ना, थोड़ा टाइम लगता है ना अपोजिशन से हुकूमत में आने में भी, अब हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। सही। लेकिन जोसेफ अगेन, क्योंकि एहतसाब और नैब इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, आपने खुद भी कहा कि पार्लिमान के अंदर जब भी इजलास शुरू होता है मेजर टाइम इसी पे खर्च हो जाता है और आवाम की कोई बात नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हुकूमत का स्टांस ये है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके ऊपर कोई असर रसूख नहीं है गवर्नमेंट को, वो इंडिपेंडेंटली काम करे, तो सर फिर आपकी बातें, चेयरमैन नैब की बातें कहीं ना कहीं आपस में मिलती हैं। आप भी जिक्र करते हैं कि शरीफ बिरादान को नहीं छोड़ेंगे, चोरों को नहीं छोड़ेंगे, वो भी ज़िले इलाही की बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि जिनके पास स्कूटर था आज उनको दुबई में टावर हैं। सबको पता है कि किन लोगों के टावर है दुबई में सर। तो आपकी जब बातें आपस में मिलती हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं गठजोड़ है, जो आज जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। कौन सी बात है, ये तो 10 करोड़ लोगों की यही बातें हैं। पाकिस्तान में 21 करोड़ में से 10 करोड़ लोग जो बड़े हैं, बाकी तो हमारी आबादी बेचारी जो है अभी छोटी है ना, छोटे अपना है। तो जो सारे एडल्ट हैं जो अखबार पढ़ते हैं, जो पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, उनको नहीं पता ये साद रफ़ीक साहब जिन्हें जब सियासत शुरू की थी तो क्या थे। आप तो जानते ही हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। सही। ये जो बाकी जो सहाफ़ी है, जो लाहौर के जो पुराने गाग सहाफ़ी हैं, उनको पता है, उनको नहीं पता। दयाल सिंह कॉलेज के बाहर लड़का खड़ा होता था और वैगने रोकता था और उनसे पैसे लेता था। लेकिन अभी तक तो ये साबित नहीं होना कि पैसे जायज़ हैं या नाजायज़ हैं सर। अभी तो ऐसा था या नहीं था, आप बता दें। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं। आप भी तारीख से वाकिफ है ना, आप सारा कुछ हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते, तो ब्रेक के बाद क्या चेयरमैन नायब साहब को सियासी बयानात देने चाहिए, जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों एक सेमिनार में ये जिक्र किया है, क्या उन्हें सिर्फ अकाउंटेबिलिटी तक महदूद रहना चाहिए या सियासी स्पीच भी देनी चाहिए? एक छोटी सी ब्रेक के बाद जो सबसे पूछते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। चौधरी साहब, इनफैक्ट इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन के ऊपर जिस तरह चेयरमैन नायब साहब ने स्पीच दी, उसे कहा जा रहा है कि बड़ी एक सियासी किस्म की स्पीच है। तो क्या उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे इदारे के सरबराह हैं कि जिन्होंने बड़ा इम्पार्शली चीज़ों को आगे लेके चलना है और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और वही फैक्ट्स बेस कि जब हक़ायक़ आपके सामने आएंगे तो फिर किसी के बारे में आप बात कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। और ऐसे में कि जब सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। देखिए, उनका जो नैब का है ना, मैं इस वक्त समझता हूँ कि उनका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि अगर वो आदमी अरेस्ट करते हैं और उसके बारे में डिटेल्स नहीं देते हैं तो मीडिया पीछे पड़ जाता है कि देखें आपके पास सबूत नहीं था, क्योंकि दूसरे आके असम्बली में घंटा घंटा तकरीरें कर रहे हैं। नैब के पास तो ये लग्जरी नहीं है, असम्बली में तो वो है नहीं है। और हम बोलते हैं तो वो कह देते हैं कि नैब के साथ मिले हुए हैं। लिहाजा नैब स्टक हुआ है कि वो करे क्या। वो या तो इनकी इन्वेस्टिगेशंस को रिवील करेगा या वो अपने आप को लिमिट करे और सिर्फ कोर्ट में दे। तो नैब की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसमें वो फंसे हुए हैं। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि उन्हें जाना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के पास और उनको कहना चाहिए जी कि ये तो वन साइडेड प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे खिलाफ। या तो हमें जो है उनके पास जो ये शहबाज शरीफ साहब का जो केस है या साद रफ़ीक साहब का जो केस है या जो बाकी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, देखें ना, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन लोगों का क्लाउट है, ठीक है ना, अपनी एक वोट बैंक है, इतना अरसे इक़्तिदार में रहे हैं, वो लोग हैं उनके। सो मीडिया भी इंटरेस्टेड होता है कि इनके केसेस हैं क्या, इसमें कौन इन्वॉल्व है क्या नहीं है, और आम आदमी भी इंटरेस्टेड होता है। सो ये कहना मुश्किल है कि इन लोगों के मुकदमात के ऊपर जी कमेंट ना हो नैब, क्योंकि अगर उनकी जो उसके फैक्ट्स हैं वो रिवील नहीं होंगे तो फिर उसके ऊपर जो डिफेंस वालों का या उनकी जिनके ऊपर केसेस हुए हैं वो वन साइडेड प्रोपेगेंडा चलता रहेगा एंड वी विल एंड अप, नैब विल एंड अप इन अ बैड शेप। और आपके ख्याल में क्या माजी में इस इदारे का सियासी इस्तेमाल होता रहा है सर? बड़ा सादा सा सवाल है। इस इदारे का तो इस्तेमाल ही सियासी हुआ है ना, उसमें तो कोई शुबह ही नहीं है। ये अभी जो प्रॉब्लम नून लीग का क्या है, नून लीग तो सैफुर रहमान को, कमर चौधरी को, मलक क़य्यूम को मिस कर रही है और तो कुछ नहीं है। ये तो नहीं है ना कि कोई, ये जो एहतसाब का मामला कब शुरू हुआ, 1997 में सबसे पहले एहतसाब ब्यूरो बना था, उसमें सैफुर रहमान को हेड लगाया गया था और उसके ज़रिए विच हंटिंग की गई थी सारे अपने पोलिटिकल ओपोनेंट्स की। ये मामला तो वहाँ से शुरू हुआ था
और उसके बाद आकर के ये एहतसाब ब्यूरो बना, फिर आपको मालूम है कि एहतसाब ये नैब बना, कौमी एहतसाब ब्यूरो के नाम से फिर एक इदारा मुशर्रफ साहब ने बनाया। मुशर्रफ साहब ने बनाया, उस कौमी एहतसाब ब्यूरो वालों ने पेट्रियट बनाई। सही, ठीक है ना। लेकिन आपको लगता है कि जब इसका एक पॉलिटिकल इस्तेमाल है तो या फिर इदारा ख़त्म होना चाहिए या इस इदारे के अंदर जो कवानीन उनमें तरमीम करनी चाहिए? अगरचे पहले माजी में आपका भी मुतालबा रहा है, तो अब कोई आपकी सोच है कि इस तरह बड़ा तेज़ी से बढ़ना चाहिए? जब से जावेद इकबाल साहब आए हैं ना, तो इस इदारे में कुछ जान पड़ी है, और ये जो प्रेजेंट डिस्पोजिशन है इसके क्रेडिट फिर आप खाकान अब्बासी को देना, सब उन्होंने अपॉइंट करके गए। हाँ, मैं तो उनको दे रहा हूँ, खुद ही नहीं ले रहे। मैंने तो कल भी दिया था, मैंने असम्बली में कहा था सर ये आपकी अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर तो आप क्रेडिट लें, लेकिन वो कुछ थोड़े शीपिश हैं इसके ऊपर, वो लेना नहीं चाहते। खाकान अब्बासी साहब परेशान होंगे, मैं ख्याल झटकें भी पड़ी होंगी उन्हें कि आपने ये क्यों कर दिया। उस वक्त तो सब यही करते थे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक हमने कौन सा बंदा लगाया है? ये बंदे तो सारे आपने अपने खुद लगाए हुए हैं। तो बहरहाल ये इनका एक मामला जो है वो चल रहा है। कुछ करने जा रहे हैं आप, कुछ कवानी में तरमीम? इसमें तरमीम की बड़ी ज़रूरत है। सही, इनमें नैब जो है उसमें ये अपोजिशन और फ़रोग नसीम साहब आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम नैब को एक इफ़ेक्टिव, इम्पार्शियल और एक फेयर इदारा बनाना चाहते हैं। अपोजिशन इसको एक कमज़ोर इदारा बनाना चाहती है। अच्छा, उनका इरादा ये है कि उसको इतना विदाउट टूथ एंड नेल कर दिया जाए। विदाउट टूथ एंड नेल। ये दो एक प्रॉब्लम, हम दो एक्सट्रीम्स में फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन को थोड़ा जो है वो आगे आना चाहिए, और इदारा अब ये बन गया है, अब हमें इसको तगड़ा करना है, इसको फेयर करना है। देखिए, जस्टिस शुड बी डन एंड सीन टू बी डन, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। अगर आपके ऊपर केस है, मेरे ऊपर केस है, शहबाज साहब के ऊपर है, जिसके ऊपर भी है, उसकी एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और लोगों को भी यकीन होना चाहिए कि ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन सर वो कहते हैं कि आप भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, 50 लोग जेल में होंगे। फिर पिछले दिन उस्मान डार साहब, ख्वाजा साद रफ़ी की गिरफ्तारी हुई, सलमान रफ़ी की गिरफ्तारी, उन्होंने कहा जी अगली बारी सियालकोट के ख्वाजों की है। ये कौन तो वो कंप्लेनेंट है ना उस्मान डार उनके केस में। तो आपको यकीन है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे? ख्वाजा आसिफ जी, उस्मान डार का जो केस है तो बड़ा तगड़ा है, और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से यूएई में उनके अकाउंट्स हैं पकड़े गए हैं, फिर जिस तरीके से वो काम कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर रिवील नहीं किया है, तो ये सारे मनी लॉन्ड्रर ही ना। देखिए, इनकी सब लोगों की ये सियासत में आने से पहले क्या थे, और अब ये माशाल्लाह इनके कोई मुल्क नहीं है दुनिया में जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लंदन में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। छोटा बेटे का पता करें जनाब, वो जनाब लॉस एंजल्स में फ़लानी जगह के ऊपर बैठा हुआ, उसने अपने डिस्को खोला हुआ है। फ़लाने का पता करें कि जनाब उसने वो जनाब पद जाते थे वो मोंटी कार्लो में जाके वहाँ पे जुआ खाना में माशाल्लाह लाख लाख डॉलर हार के आए हुए हैं। तो है तो ये लीड सारी हमारी ऐसी है ना, इसमें कौन सी बात है। दूसरा जोसेफ, क्या आपको वाकई मंजूर वसान साहब की तरह कोई ख्वाब आए हैं कि जरदारी साहब और अब नवाज शरीफ आखिरी बारी ले चुके हैं, अब इन्होंने जेल जाना है, या कोई आपके पास मालूमात हैं कि जी हाँ? देखिए, एनालिसिस है ना, मेरा और आपका एक धंधा तो एनालिसिस करना भी तो है ना, हम तजिया भी तो करते हैं। अच्छा अच्छा, तो असेसमेंट आप किया है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है? बात यह है कि उनके ऊपर जो केसेस हैं इस वक्त जो सामने नज़र आ रहे हैं, जितने वो बौखलाए हुए हैं, और फिर जिस तरीके से वो उनकी जो उम्र है और जिस तरीके से वो इलेक्शन एक प्रोसेस में सारे चले गए, अब ये महातिर मोहम्मद अगर बन जाएं 90 साल में दोबारा इलेक्शन, जो कि तो इनके करतूत भी नहीं है, तो इसलिए इनका जो है वो आखिरी इलेक्शन जो थे वो तो इनके हो गए हैं। अब तो देखना ये है कि पाकिस्तान में अगली सियासत क्या होगी, क्योंकि एक जो 85 की जो सियासत थी ना वो तो ब्रेक हो गई। अब यहाँ से नई सियासत निकलनी है, अब देखते हैं आगे का कैसे चलती है। दूसरा, कल मुराद सईद साहब आपके सर फेडरल मिनिस्टर हैं, बड़ा अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि जी 7 नून लीग के लोगों ने एनआरओ मांगा है सर, आप तो चोरों को एक्सपोज करने जा रहे हैं, उनको जेलों में डालने जा रहे हैं, और आप एक तो इतलात के वजीर हैं, एक तो आपको पता नहीं है कि वो 7 लोग हैं कौन, फिर आप उनके ऊपर पर्दा डालने बजाय कि आप उनको एक्सपोज करें। नहीं, तो मुराद ने कहा है, मुराद सईद साहब ने कहा है, और मुराद ने बाद में मुझे कह रहे थे कि एक साहब जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और उनका जो है वो तो सर नाम क्यों छुपा रहे हैं सर, क्या पर्देदारी क्यों है ऐसी? मुराद का नाम बता एक्सपोज करें सर, ये तो बड़ी अच्छी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है पीटीआई के लिए, प्रोफाइल बड़ा ऊंचा हो जाएगा आपको। तो चले कहते हैं मुराद से, क्योंकि नाम अभी तक आपको भी नहीं बताया? नहीं, मुझे इत्तलात के वजीर को नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। और आप पूछेंगे सही उनसे? पूछूंगा मुराद से, और फिर बताएंगे वैसे कौन को? बिल्कुल, जो ही बताते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक शो में एक बार फिर खुश आमदेद। चौधरी साहब, बड़ी हैरान कुन बात आपने वैसे बताई है कि इत्तलात के वजीर होते हुए आपको ये पता नहीं है कि वो NRO लेने वाले नहीं लोग तो कौन मुराद हैं। सईद से लिया ना, मुराद सईद से बात हुई है, मुराद बताएगा तो बता देंगे। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि आपका कौम से वादा है कि हम लोगों को एक्सपोज करेंगे और लोग बताएंगे। एक्सपोज नहीं है कि कौन बेचारा एक्सपोज इनमें से मुझे बताएं किसका नहीं पता लोगों को। एक एक को आप नाम लेना शुरू करें, सबका पता है, अग्गा पीछा कच्चा चट्ठा सब पता है। लेकिन बात लोग ये भी कर रहे हैं अगेन, क्योंकि एहतसाब इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं अलीमा खान साहबा, उनके बारे में तो उनके अब तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी उनको कहा गया है कि 2 करोड़ 95 लाख रुपए वो जाके जमा करवाएं। पहली बात तो ये, तो आपको लगता है कि मामला यही ख़त्म होना चाहिए, इसको थोड़ा सा आगे भी? क्योंकि देखिए मामला क्या है, एक तो हमारा एक तो मीडिया में हमारा ना एक हम फौरन जो है ना वो पैरेलल तलाश करने शुरू कर देते हैं ये वो। अब आप देखिए, ना अलीमा खान ना उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो रहा कुर्सी पे जो उनको परमिट देता, जो उनको करता कि वो करप्शन करें और वो करें। लिहाजा उन्होंने जो भी उनका काम है वो एक्सपोर्टर है, उन्होंने एक्सपोर्ट किया, उन्होंने उससे 50% बैंक से लोन लिया, 50% अपने पैसे लिए, उन्होंने एक दुबई में घर खरीद लिया इसका, और बाहर के पैसे थे, कोई पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई कि जी बाहर चले गए। अब इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन करप्शन केसेस से। इस तरह से आप करेंगे ना तो फिर तो पाकिस्तान के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सारे जो बेचारे ये जो बिजनेसमैन जो जेन्युइन जो नीचे से ऊपर आए, हम सबको निशाना बना देते हैं। उनके FBR के कवानीन हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बाहर थी और आपने डिक्लेयर नहीं की है, आप इतना जो है वो टैक्स दे दें। उन्होंने आके डिक्लेयर कर दिया, टैक्स भी दे दिया। मुझे नहीं पता वैसे फ्रेंकली कि उन्होंने सारा फॉरेन मनी था उनके ऊपर टैक्स पड़ क्यों गया। उनको तो टैक्स ही नहीं पड़ना चाहिए असूली तौर के ऊपर। लेकिन बारह साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक बेनामी सी गई है दरख्वास्त, गुमनाम आदमी जिसने दरख्वास्त दी उसके ऊपर मामलात आगे चल पड़े। आपको लगता है क्योंकि आप उस वजारत के इस वक्त इंचार्ज हैं तो कुछ ऐसे मामलात हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, आपको लगता है? देखिए, मेरे नज़र में मरियम औरंगज़ेब के हाथ में तो कर्मी चीज़ें थी। सारा काम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से चल रहा था और वो वहाँ पे जो सेल बना हुआ था वो चला रहे थे। तो यहाँ पर जो अभी तक तहकीकात में यहाँ पर इतना मरियम औरंगज़ेब का इतना नहीं है फ्रैंकली। और मरियम इज़ अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड लेडी, मैं उनका एहतराम करता हूँ। उन्होंने वजारत बड़ी अपनी तौर के ऊपर जितनी अच्छी चला सकती थी उन्होंने चलाई है। लेकिन जो पिछली उनके मामलात हैं या नैब में एप्लीकेशनें जाती रहती हैं, अगर वो नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा, क्या इशू। और ये डिबेट भी बड़ी पुरानी है चौधरी साहब कि क्या सिर्फ सियासतदान ही करप्ट हैं, वही करप्शन करते हैं, बाकी कोई लोग नहीं है। बार बार नाम लिया जाता है कि क्या जजेस, जर्नैल, इवन के जर्नलिस्ट का भी कहा जाता है। तो क्या ये सिर्फ एहतसाब का अमल सियासतदानों तक महदूद रहना चाहिए या उससे आगे भी बढ़ना चाहिए? इस हवाले से भी कोई कानून साजी होनी चाहिए? जज, जर्नैल, जर्नलिस्ट तगड़े हैं ना अभी कानून से। सर इस वक्त तगड़ी हुकूमत आगे PTI की, वो तो एक आंख से सबको देख रही है। बड़ा अच्छा मौका है, आपसे तो लोगों को तवक्कुआत है। इस हुआ क्या, होता यह है कि जब पॉलिटिशियन जो है ना वो मुल्क रियासत वो चलाते हैं, जब उनकी अथॉरिटी, उनकी इज्जत, उनकी मॉरलिटी ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो बाकी महकमों को नहीं अकाउंटेबल कर सकते। सो पहले आपका पॉलिटिकल सिस्टम इतना तगड़ा होगा कि वो बाकियों के ऊपर अपना कानून इन्फोर्स कर सकेगा, फिर वो इन्फोर्समेंट होगी और वो चलेगा। फ़िलहाल ऑब्वियसली जजेस के अपने मसाइल हैं, अपना फ़ौज के अपने मसाइल हैं। वो कहते हैं जी हमारे सिस्टम्स विद इन तगड़े हैं, हम अपने सिस्टम्स के ऊपर जो है वो कायम है, हम कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जो हैं वो प्रेस क्लब में आपने देखा वहाँ पे उनको जो है वो छापा पड़ा, सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी हमने सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ कर दे। अब ग्रुप्स हैं हमारे लॉयर्स जो हैं, देख लें पूरा उन्होंने जहाँ जहाँ पे कब्जे हो सकते हैं कर लेते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। पावर ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, उनके ऊपर तो जो तगड़ा है उसकी तरफ नहीं जाना, लेकिन जो कमज़ोर है सियासतदान है तो मेरे ख्याल में वो ठीक है। नहीं, हम तगड़ा कर रहे हैं ना। अच्छा। हम किसको तगड़ा कर रहे हैं? हम पॉलिटिकल सिस्टम को तगड़ा कर रहे हैं। एक दफ़ा ये पॉलिटिकल सिस्टम जब तगड़ा हो जाएगा, इसकी क्रेडिबिलिटी वापस। अब इमरान खान को क्या एज है? इमरान खान को एज ये है कि वो क्यों ये सारे काम कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं कि उनके पता है कि कोई आदमी उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, एक धेले का रवादार नहीं है। तो उनकी कैबिनेट में भी लोग ऐसे ही हैं, एक धेले का कोई रवादार नहीं है। क्या वो अपना यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं कोई पैसे कमाने नहीं आया हुआ, सारे एक मिशन में आए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। सो जब इस तरह की गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट फिर हाथ डाल सकती है बाकियों पे। और एक सोशल मीडिया के ऊपर भी
आबिद शेर अली जो साबिक रुकन कौमी असम्बली नून लीग से ताल्लुक़ है, आजकल लंदन में हैं और उन्होंने वहाँ खड़े होकर फैसल वाडा साहब की जो एक अपार्टमेंट उसके सामने खड़े होकर एक इंकशाफ किया है कि इस तरह के कई अपार्टमेंट्स उनके यहाँ पे हैं। उस हवाले से वो क्लेम कर रहे हैं कि ये कोई लीगल मनी से नहीं बनाया गया। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन भी सुने, उसके ऊपर हम आपका जवाब लेना चाहते हैं कि क्या अगर इस मामले को भी तहकीकात करनी है तो फिर इस बात का ख्याल ही रखा जाएगा कि इसका ताल्लुक PTI से या किसी और जमात से, फिर PTI इसमें भी जाएगी आगे। देखते हैं नाज़रीन, उसके बाद जो सबका मौक़िफ़ लेते हैं इस पर। तो ये है फैसल वाडा का 4 मिलियन पाउंड का एक गरीब मुल्क से जिसका वो वजीर बना है, एक नए पाकिस्तान का जिसका वो वजीर है, जिसका सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं लूट मार का पैसा वापस लाऊंगा। भाई लेकर आओ लूट मार का पैसा। ये 4 मिलियन पाउंड की एक प्रॉपर्टी, 7 और प्रॉपर्टियां जो उसने डिक्लेयर नहीं की। चेयरमैन नैब अपनी आंखें खोलें और इस चोर से पूछें, इसकी रसीदें लें। जी जो साहब, आबिद शेर अली का ये कहना है कि जी लंदन के अंदर कई 100 मिलियन के असासे फैसल वाडा साहब ने बनाए हैं और ये लूटेड मनी से, इलीगल मनी से बनाए हैं। तो क्या PTI की गवर्नमेंट इन मामलात की तहकीकात करेगी? पहले बात तो यह है कि आप इतना बड़ा टीवी हैं, आपने पूरा 1.5 मिनट आबिद शेर अली पे ज़ाया किया। उनको उनके घर वाले सीरियसली नहीं लेते। आपने पता नहीं कहाँ से क्लेम की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं सियासत छोड़ दूंगा। और जो शख्स इस सुलिये में वीडियो बनाएगा, जिस सुलिये में आबिद शेर अली ने बनाई है, उसको तो वैसे कोई सीरियस नहीं लेता। ये ऐसे ही हैं जोकर्स हैं, इनको कौन सीरियस लेता। और आपके ख्याल में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नैब की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, वो भी बिल्कुल मेरिट पे हुआ है और उनके खिलाफ भी जो मामलात हैं बड़े संजीदा किस्म के हैं? नहीं, बिलावल साहब की अपने मामलात तो नहीं है, लेकिन उनके नाम के ऊपर जो है वो बहुत कुछ किया है। अनफॉर्चुनेट है कि उनके वालिद साहब ने, उनके बाकियों ने उनको भी नहीं बख्शा और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक की है। बट बिलावल भुट्टो इज़ इम्पॉर्टेंट लीडर और जो भी उनके ऊपर है एलिगेशन उनको फेस करने चाहिए। और कल आपके एक बड़े अहम इत्तेहादी हैं अख्तर महंगल साहब, कल उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर स्पीच दी है। उन्होंने कहा है कि जो चोर का मामला आपने शुरू किया है, कहीं ऐसा ना हो कि एक मोर है जो नज़रें गाड़ के बैठा हो पार्लियामान के ऊपर, सब कुछ उड़ जाएगा और फिर उसका नाचना शुरू हो जाए। आप भी समझने की इशारा किस तरफ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सियासतदानों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, उसके बाद कुछ और मामला आगे चल पड़ेंगे? क्रेडिट कोई ना कोई डिस्क्रेडिट कर सकता है ना कोई होता है। ये अपना क्रेडिट खुद ही लेना होता है, अपना क्रेडिट खुद ही बनाने वाली बात होती है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपना क्रेडिट बनाएं, वो ये इसको नैब की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ना बनाएं। यहाँ पे अवाम के मसाइल को देखें, अवाम के मसाइल को हल करने की तरफ संजीदा तवज्जो देंगे, वो एलिवेट होंगे, उनकी इज्जत होगी। तो आपके ख्याल में अख्तर महंगल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात में कोई जान नहीं है? अब ये तो लगे हुए हैं, सालों से लगे हुए हैं, इनका क्या। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ और मामलात पे चौर साहब से बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। चौर साहब, पिछले दिनों DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां और बातें की गई हैं, वहां पे ये भी कहा गया कि मीडिया को कहा गया कि अगले 6 माह तक को पाकिस्तान का बड़ा एक पॉजिटिव इमेज आप पोर्ट्रे करें। तो क्या ख्याल है, ये डोमेन आपका था, ये इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए था? रादर ये कि फ़ौज के तर्जुमान को ये बात करनी पड़ गई? सर, वो फ़ौज के पाकिस्तान की नहीं है। देखिए बात यह है कि जो जनरल आसिफ ने बात की है वो बहुत ही मुनासिब बात है। अगर आप उनकी वो क्लिप उठा देखें और आप वो सुनवाते, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मीडिया जो है कुछ थोड़ा, मसलन अभी आप देखें लंदन का जो स्ट्रीट क्राइम है वो पाकिस्तान से कम तो नहीं है, न्यूयॉर्क का स्ट्रीट क्राइम को पाकिस्तान से कम तो नहीं है। सुबह से हम शुरू होते हैं कराची का दिखाने कि ये हो गया और वो हो गया, और एंड तक ऑफकॉम के मैं अभी रूल्स पढ़ रहा था, रेगुलेशंस पढ़ रहा था, उनमें बिल्कुल ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आप कभी बिल्कुल आप ग्लोरीफाई नहीं करेंगे क्राइम को। हमारे यहाँ तमाशा बना हुआ है, हर मीडिया जो है वो 24/7। तो जनरल आसिफ बुनियादी तौर के ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ तवज्जो दिला रहे थे। एंड ही इज़ अ मैन जो आई वुड से कि ही इज़ अ वेरी सेन मैन। उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी लॉजिकल और बड़ी आई वुड से कि एक ऐसी बात है जिसके ऊपर सबको इत्तफाक है। और उनका ये भी कहना बड़ा ठीक था कि उन्होंने कहा है कि फ़ौज किसी एक जमात के साथ नहीं खड़ी। जिन्होंने खान साहब की बात का उन्होंने एक तरह से क्लैरिटी दी है कि हम किसी एक जमात के साथ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के साथ खड़े हैं। अगल से खान साहब कह रहे थे कि
पीटीआई के मंशूर के साथ फौज फौज तो हुकूमत के साथ खड़ी होगी ना, इट्स ऑर्गन ऑफ द पीटीआई के मंशूर के साथ तो नहीं ना सर, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है ना, जो भी हुकूमत का मंशूर है फौज को उसके साथ खड़ा होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, फौज वही करेगी। लेकिन लोग ये भी कहते हैं सर कि करतारपुरा का भी इनिशिएटिव बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ साहब ने लिया गया, जब बाद में क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो इनिशिएटिव इस तरह के लेने में गवर्नमेंट कहीं पीछे नज़र आ रही है और हमें इदारा की बात यह है कि जो इनिशिएटिव है वो डेफिनेटली जनरल बाजवा साहब का है, उसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ही, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये इनिशिएटिव पहले शुरू हुआ, वो तो 99 से है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस इनिशिएटिव को, जिसका आगाज़ उन्होंने किया था, उसको कंप्लीशन की तरफ पहुंचाया। पॉलिटिकल विल चाहिए होती है ना आपको करने की। सो हमने इस वक्त जो पाकिस्तान में जो एज है, वो एज भी तो यही है ना कि पाकिस्तान की फ़ौज और सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से सोच रही है, एक तरह से कर रही है। सो ये जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। इसका क्रेडिट शुरू करने का बाजवा साहब को है, कंप्लीट करने का खान साहब को है, और सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान का है, क्योंकि ये जो हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने मिल के काम किया और बहुत बड़ा काम किया। आप देखें पूरी दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं सर, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन कल आपके वज़ीर ख़जाना साहब ने एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है और कहा गया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सब कुछ हो रहा है, जो सेपरेटिस्ट हैं या जो वहाँ पर इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, उनको भारत से फंडिंग हो रही है। एक तरफ आप करतारपुरा का कॉरिडोर खोलने जा रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, आपके वज़ीर ख़जाना साहब कुछ और फरमा रहे हैं। नहीं, इसमें डॉन को शक है? आपको शक है बलूचिस्तान में नहीं हो रहा? शक तो नहीं है, बट तो फिर आपकी सर फॉरेन पॉलिसी कैसी है कि एक तरफ से हमारे खिलाफ हमारी जड़ें काटी जा रहे हैं और आप दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं और फूल भेज रहे हैं उस तरफ? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भारत को कि जनाब बात यह है कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं हमारे पास। हम 70 साल में हमने 3 जंगें लड़ी हैं, एक जंग और लड़ लेते हैं। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, जो बचेगा वापस वो फिर आपस में मुज़ाकरात कर लेगा। दूसरी ताकत यह है कि एक दूसरे को कमज़ोर करते रहे, जो हम कर रहे हैं, जो आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, आप हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा तरीका यह है कि आइए मिलकर बात करते हैं, आप अपना मुद्दा हमारे सामने रखिए, हम अपना मुद्दा आपके सामने रखेंगे, एंड लेट्स टॉक। और हम जो करतारपुर बॉर्डर है उसका ताल्लुक सियासत से कम है, उसका ताल्लुक ह्यूमैनिटेरियन बात से ज़्यादा है, वो एक मामला था। और हम तीसरी ऑप्शन की तरफ खड़े हैं, भारत के साथ हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं रिलेशनशिप। अभी तो नॉर्मलाइज नहीं है, अभी तो हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल से पहले ज़रा नॉर्मल लेके आते हैं, फिर इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका के हवाले से भी कहा यह जा रहा था कि जब ताल्लुकात के अंदर अब थोड़ी सी बेहतरी आ रही हो, फिर ट्रम्प साहब का ख़त भी आया, लेकिन सर पिछले दिनों जो एक उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है कि मजहबी आज़ादियों के हवाले से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रख दिया गया। सर ये क्या हो रहा है? देखें, वो तो खैर रात को वापस हो गया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में डेफिनेटली बेहतरी आई है। जब से पोम्पियो साहब का विज़िट आया है उसके बाद ग्रेजुअली हम आगे हुए हैं। अभी जब ये खलील ज़ल्मेज़ाद आए हुए थे तो उस वक्त उससे भी और जो है वो काफ़ी हमें बेहतरी आई है। सो फ्रेंकली हमारे यहाँ बेहतरी तो मामलात में आई है, लेकिन ये जो मजहबी आज़ादियों वाला है, अमेरिका ने हमें प्लेस किया, फिर शाम को उन्होंने उसको वापस ले लिया। पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों का मैं समझता हूँ कि मसला जो है वो अक़लियत से ज़्यादा क्लास का मसला है। गरीब अक़लियत जो है उसका हाल वही है जो गरीब मुसलमान का है। सही, चाहे अमीर, चाहे अक़लियत का हो, चाहे मुसलमान का हो, वो पाकिस्तान में बड़ा कंफर्टेबल है। हाँ, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में अमीर मुसलमान भी प्रॉब्लम में है, क्योंकि वहाँ पे अक़लियत के तौर पे उसको टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान में क्लास के तौर पे टारगेट किया जाता है। यहाँ पे तो जो बंदा, उस बंदे का मज़हब दूसरा होना जुर्म नहीं है, उसका गरीब होना जुर्म है। जो ही अमीर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और सीपैक के हवाले से भी कुछ बताइएगा। आप 20 दिसंबर को शायद बीजिंग में एक इजलास होने जा रहा है, तो कुछ रीएडजस्टमेंट हो रही है या जो पिछली हुकूमत में चीज़ें तय की थी एज इट इज़ वैसे चलेंगी? और एक रिपोर्ट जो सब ये भी आई है कि बिलखसूस बलूचिस्तान, जहाँ पे जिस बंदरगाह से फिर चाइना ने आगे ट्रेड करनी है, उसमें जो सीपैक के मंसूबों के अंदर जो प्रोग्राम्स रखे गए थे, जो मंसूबे रखे गए थे बलूचिस्तान के, उस हवाले से अभी तक एक धेले का काम भी नहीं हुआ। सर इन चीज़ों को भी देख रही है हुकूमत? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो पिछली हुकूमत ने तो खैर सिर्फ बातें की ना। सही, उन्होंने स्कीम्स अनाउंस कर दी, पैसे रखे कोई नहीं। मसलन अगर स्कीम है 300 अरब रुपए की तो उसके लिए रख दिया 10 करोड़ रुपया, तो मजाक किया उन्होंने। सो उसके लिए जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव खुसरो बख्तियार साहब जा रहे हैं और वो उससे पहले ब्रीफ भी करेंगे। इसका जो मामला है हमारा इस वक्त कि इसमें जो हमारी जो की चीज़ अब डिफरेंट है पहले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय हम इसको एग्रीकल्चर को हम मेन
फोकस में ला रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मेन फोकस में ला रहे हैं, और जो जॉब्स क्रिएशन है उसको हम मेन फोकस में ला रहे हैं। सो पहला जो फेज़ था उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस थे, हम ये जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस हैं। अब इसको देखते हैं कैसे आगे बढ़ाते हैं। और इमरान खान साहब ने दौरा सऊदी अरब पे ये भी उसकी वापसी पे कौम से खिताब में कहा था कि यमन के मामले पे और फिर सऊदी अरब और ईरान ताल्लुकात के हवाले से भी पाकिस्तान एक रोल प्ले करना चाह रहा है, तो कुछ उस हवाले से इनिशिएटिव लिए गए सर? नहीं, वो इनिशिएटिव्स तो आपने देखा है आपकी यमन में जंग बंदी जो है वो हुई है। हमारे पास जब ईरान के आए थे वज़ीर ख़ारजा, उनसे भी बड़ी तफसीली बात हुई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया थे तो हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बड़ी डिटेल बात हुई। तो अब दोनों ममालिक जो हैं वो उन आपस में जो सोच है उसमें बेहतरी आई है। हम समझते हैं कि मशरक़ वस्ता में ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान भी एक नॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी है। अगर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में हॉस्टिलिटी रहती है, जैसे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में है, तो मशरक़ वस्ता सेटल नहीं हो पाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह इसको मामले को, ईरान को, सऊदी अरब को, हम ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें छोड़ के शीरो शकर हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हॉस्टिलिटी से एक लेवल आपका डाउन हो। उसके लिए हम अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं ताकि एक स्टेबिलिटी आए मशरक़ वस्ता में। बहुत शुक्रिया जज साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू।